हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। और ये वीडियो क्लास 11th में हिंदी विषय के लिए लेकर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस सिर्फ करेंगे, क्योंकि 11th का कुछ लोग का कमेंट भी आया था कि करके देना है। और ऐसे भी आप 11th का 12th जाएंगे तो हम आप लोग का हिंदी भी पढ़ाएंगे और जो भी लैंग्वेज पेपर है वो पढ़ाएंगे। और जिनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी रहेगा तो उनका ऑब्जेक्टिव में जो भी सब्जेक्ट का जरूरत होगा वो सब हम करेंगे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं, लेट करते नहीं है। ये इतना जानिए कि हम जो आंसर बता रहे हैं वो 99% सही है। 1% अगर कुछ इधर उधर होगा तो आप कमेंट करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इन्हीं बच्चे से हमने क्वेश्चन ले लिया था, लेकिन इसमें से कुछ कुछ ठीक अलग लगाया हुआ। हम जो लाल वाला में जल्दी में लगा दिए उसको आप देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद रहेगा। आप जरूरत होगा तो लिख लीजिएगा। सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम था कुमार गंधर्व। 1 का आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है। तो जो भक्त कवि कबीर है ना, वो तुर्क शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए किए हैं। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1962 में सोवियत रूस की यात्रा की। तो ये भरतेंदु हरिश्चंद्र जो है 1962 में ये सोवियत रूस की यात्रा की है। जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पेशा क्या है। तो वो वकालत करते हैं। उनका और भी पेशा रहता है, वो गायक तो नहीं है लेकिन और भी बहुत सारा काम वो करते हैं, साहित्यकारी सब भी है, लेकिन वो वकालत भी करते हैं। गालिब कौन थे। तो गालिब जो थे वो एक शायर थे। गालिब कौन थे, तो एक शायर थे। फिर क्वेश्चन 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर किस काल की संज्ञा दी है। तो वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रवरदाई रचित कौन काव्य है। तो ये पृथ्वीराज रासो के द्वारा रचित है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, स वर्ण का उच्चारण स्थान। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा लगा दिया गया था, लेकिन मुर्दा से थोड़ा पीछे जाता है, इसलिए यदि तालु से थोड़ा पीछे जाता है, तालु टिक किया हुआ था, लेकिन इसका आंसर सही मुर्दा होगा। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, तो जहाँ भी कोई चीज़ मुफ्त मिलता है ना, मुफ्त का मतलब ये होता है, एक तो खाना मुफ्त मिलता है तो एक भंडारा होता है, और मुफ्त का मतलब होता है सदा व्रत। तो पहले के लोग बोलते भी थे कि क्या सदा व्रत बन रहा है, आगे हो यानी फ्री का सामान। तो सदा व्रत जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर डी सही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखित भाषा के वाक्य के बीच का अंत के लिए विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न बोधों को जो चिन्हों को लगाया जाता है विराम के लिए, उसको कहते हैं विराम चिन्ह। तो 10 का आंसर सी लगा दीजिएगा। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से हम पढ़ा चुके हैं हिंदी क्लास 10th में, आप चले जाइएगा क्लास 10 का हिंदी में, एकदम अच्छा से पढ़ा दिए। तो रचना के आधार पर 3 होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का है। क्लास 10 का हिंदी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वाक्य में जाकर के देख लीजिएगा, हम बहुत अच्छा से समझा दिए एकदम ट्रिक के साथ। आप कभी नहीं भूल, एक बार पढ़ लेंगे ना, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद रहेगा। तो क्लास 10 का हिंदी में जाइएगा और रचना वाक्य देखिएगा, हम वाक्य पढ़ाए हुए बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। मात्रा, वर्ण, यति, तुक आदि की व्याख्या के अनुरूप नियमों में बांधी पद रचना को क्या कहा जाता है। तो उन्हें छंद कहा जाता है। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है। तो जहाँ एक या अनेक बार आवृत्ति होता है वहाँ अनुप्रास हो जाता है। कर्ता ने या कर्ता के ने पर सर का प्रयोग होने पर क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाते हैं। तो कर्ता के अनुसार हो जाते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध लिखा हुआ है। निम्न में शुद्ध फिर कौन सा है। तो कर्मभूमि जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। राजनीतिक में भी हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, कर्मभूमि भी ठीक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि मतलब जब कोई नाम आया और किसी तीसरा का उच्चारण हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं गणेश भगवान, तो उनका एक नाम लंबोदर, तो गणेश भगवान आता है। वैसे बिना पानी सरस्वती माता, ये बहुब्रीहि समास। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद। तो नमा जोड़ कार लिख देंगे, नमस्कार हो जाएगा। फिर गणेश शब्द के लिए निम्न में से कौन पर्यायवाची। गणेश, देखिए गणेश का ही नाम लंबोदर भी है, गजानन भी है, और इनको मोद दाता, लड्डू खाने वाले, तो ये मोद का मतलब लड्डू होता है, तो मोद दाता है। 19 का हो जाएगा डी। और 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर पर सवार होना। कोई सिर पर सवार हो गया मतलब पीछे पड़ जाना, बोलता है ना सिर पर सवार हो गया, नहीं पीछे पड़ना, किसी का पीछे पड़ना नहीं है, लेकिन मुहावरे का अर्थ यही होगा। आगे नाचना पीछे पड़ेगा, लोकिति का अर्थ हो जाता है किसी तरह का जिम्मेवारी का ना होना, मतलब उसका ना कोई आगे कहने का है ना कोई उसका पीछे सुनने का, जो मन में आता है बिना जिम्मेवारी का वो करता है। भक्त कावित्री मीरा ने कृष्ण को क्या माना है। तो भक्त कावित्री जो मीरा है वो कृष्ण को अपना प्रेमी और पति माना है। एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार मंत्री जी अपने भाषण में छात्रों को किससे भाग लेने से मना करते हैं। उसको पढ़ाई में भाग लेने से मना करते हैं। उत्तरी स्वपनपुरी हरित क्रांति पाठ का साहित्य रूप क्या है। तो ये हो जाएगा संस्मरण और रिपोर्टाज। तो 24 का डी हो जाएगा।
पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है? तो पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल चंदन वर्णी है। सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध भारत पाकिस्तान विभाजन से है। और प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी लेखक लू सूंग का संबंध चीन से है। और झंकार शीर्षक कविता में किसके नाचने का उल्लेख किए हैं? तो प्रकृति के नाचने का उल्लेख मिला इसमें। और नेपथन शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे की जगह। जो नेपथन लिखा हुआ है ना, नेपथे, तो नेपथे का शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे का जो जगह होता है उसे नेपथे कहते हैं। और फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से ना दिखाकर तोड़कर विभिन्न दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। इन खंडों को क्या कहा जाता है? देखिए आजकल फिल्म का चाहे जो भी है ना, छोटा छोटा क्लिप बनाकर अलग अलग तरीका दिखाया जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट्स कहते हैं। आज लोग उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सभी से मेरे पास एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव आपको डिस्कस कर दिए, अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करिएगा। और रह गया कि आप 11th के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद आपका 12th का तैयारी शुरू करना जरूरी होगा सीरियसली, क्योंकि 11th में तो आपका जैसे भी चल गया, लेकिन 12th में आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना है। तो जितने भी 12th का स्टूडेंट हैं आप सभी को फ्री में, कोई पैसा मेरे तरफ से तो लगेगा नहीं, तो फ्री में आपको जो मेरे से हेल्प होगा हम करेंगे। और आप चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, हम तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम हर सब्जेक्ट का करेंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करिएगा, जिनको कोई दिक्कत होगा तो कुछ लोग पास मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप अपना फोटो क्लिक करके भेजेंगे जो टॉपिक में दिक्कत होगा, फिर हम उसका वीडियो उसके हिसाब से लाएंगे। तो ठीक है, ये आंसर लगभग 99% सही है। कोई तरह का डाउट लगे तो आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।